एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी गाइड। आज की हमारी वीडियो होने वाली है डेनुडेशन टॉपिक के ऊपर। हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। अब डेनुडेशन होता क्या है, ये समय के साथ कोई भी चीज़ कैसे घटती या बढ़ती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, यही डेनुडेशन कहलाता है। इसमें हम देखेंगे फ्रॉम अपलिफ्ट टू प्लेनेशन, कोई भी चीज़ कैसे पीक से एक प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे। Without wasting time, let's start the discussion. So, denudation chronology का मतलब होता है reading the past in present landscape. इसका मतलब आज के समय में जो लैंडस्केप है उसे देखकर पास्ट के बारे में पता लगाना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है denudation chronology uses टाइमिंग एंड रेट्स ऑफ इरोजन। ये टाइम को यूज़ करते हैं और रेट ऑफ इरोजन को यूज़ करते हैं कि कितने समय में किस स्पीड से इरोजन उस जगह पे ओकर हुआ है। इरोजन या वेदरिंग या फिर उनसे एसोसिएटेड बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो सब टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ रिलीफ। किसी भी रिलीफ की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डेनुडेशन की क्रोनोलॉजी को पढ़ते हैं। Thus showing how present landscapes represent successive stages of geomorphic evolution from uplift to planation and renewed dissection. इसमें हम देखते हैं आज के टाइम में जो स्टेज हम देख रहे हैं प्रेजेंट वे में, वो जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन की कौन सी स्टेज में आता है। मतलब पास्ट से एक प्रोसेस चला हुआ आ रहा है, अब आज के समय में उस प्रोसेस का कौन सा हिस्सा आज दिखाई दे रहे लैंडस्केप को कवर करता है। आई होप आई एम क्लियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है, एक बार एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डेनुडेशन इज द ओवरऑल लोअरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये चार फोर्सेस बोले या प्रोसेसेस बोले, वो डेनुडेशन में वर्क करते हैं। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये आप याद कर लेना बिल्कुल, चारों कीवर्ड बाय हार्ट। जो डेनुडेशन की क्रोनोलॉजी होती है वो रिकंस्ट्रक्ट करती है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को ऑफ दीज डेनुडेशनल एपिसोड्स इन अ रीजन। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर प्राइमरी, टेक्टोनिक अपलिफ्ट आल्सो प्लेज अ रोल। अब जो डेनुडेशन में जो फोर्सेस वर्क करता है, जिसको हम प्राइमरी मानते हैं, हमें पता है फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब जो डेनुडेशन पे जो फोर्स प्राइमरी फॉर्म में वर्क करता है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस माने जाते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के बाहरी लेयर में या एटमॉस्फेयर में वर्क करते हैं। मतलब जो अर्थ की ये सरफेस है, इससे ऊपर ऊपर जो फोर्सेस वर्क करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के इस सरफेस के निचले हिस्से से वर्क करते हैं। अब जैसे मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गए, ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक हो गया, ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस में आते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम इरोजन कंसिडर करते हैं, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग को देखते हैं, यहाँ पे एग्रीडेशनल होता है, डिपोजिशनल होता है, ये सब फोर्सेस एक्सोजेनिक में काउंट होते हैं। डेनुडेशन में कौन से फोर्सेस एसोसिएट हैं, जस्ट लर्न इट, इट इज़ एक्सोजेनिक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफर हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिन्हें हम बोलते हैं जेम्स हटन। इनका एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेनिज्म, जिसमें ये बोलते थे द प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। आज जो चीज़ हम देख रहे हैं उसे देख के ही हम उसके पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच वॉज गिवन बाय जेम्स हटन। कुछ इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं या और कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं ज्योग्राफी के, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। जेम्स हटन के बारे में हम देख चुके हैं, इनका आइडिया था प्रेजेंट इज़ द की टू पास्ट, ये आपको याद करना है बिल्कुल। He gave the long time perspective and idea of cyclic denudation that underpins historical geomorphology. यहाँ इसमें ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट डेवलप द डेनुडेशन क्रोनोलॉजी टू रीड टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ इरोजनल सर्फेसिस एंड वैली सिस्टम्स। ब्रिटिश स्कूल जियोमॉर्फोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी स्कूल ने हेल्प किया था डेनुडेशन क्रोनोलॉजी को डेवलप करने में, जिसके कारण ही हम टेम्पोरल सीक्वेंस मतलब टाइम से रिलेटेड जो प्रोसेसेस इस फॉर्म में होते आए हैं इरोजनल सर्फेसिस को लेके या वैली सिस्टम्स में, वो इसी स्कूल के थ्रू हम लोगों ने स्टडी किए हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, जेम्स हटन हैं, हमारे डब्ल्यू.एम. डेविस हैं। ये तीन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। उनमें से एक हैं डब्ल्यू.एम. डेविस, यहाँ देख लीजिए आप, डब्ल्यू.एम. डेविस हैं, वॉल्टर पैंक हैं एंड एल.सी. किंग हैं। इन तीनों ने ही एक प्रोसेस दिखाया था कि कैसे कोई भी रिलीफ एक हाईएस्ट पॉइंट से कैसे प्लेन एरिया में कन्वर्ट होता है। ऑल्दो इन तीनों के प्रोसेसेस अलग अलग हैं, लेकिन ओवर एंड ऑल ये लैंडफॉर्म फॉर्मेशन में ही वर्क करते हैं। इनका एक क्विक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं।
जो डब्ल्यू एम डेविस का प्रपोज्ड साइकिल था, इन्होंने साइकिल प्रोवाइड कराए थे, जियोमॉर्फिक साइकिल्स। तो इन्होंने जो फिजिकल ज्योग्राफी थी उसको कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिस्टिक टच देने के लिए उसको ह्यूमन स्टेजेस से रिलेट किया था, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस रिवर पे किया था। जो रिवर का फॉर्मेशन होता है वो कैसे एक यूथ स्टेज से अपने मैच्योर स्टेज में आती है, और उसके बाद जब वो डेल्टा फॉर्म करती है तो कैसे एक ओल्ड एज फॉर्म में चली जाती है। उसी रिवर से इसने इंटर रिलेट करके जियोमॉर्फिक साइकिल को रिलेट किया। वो आप देख लीजिए एक बार। इन्होंने इरोजनल स्टेजेस को यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज से इंटर रिलेट किया है। अब जो वाल्डर पेंक था, इनका ज़्यादा फोकस स्लोप्स पे था। इन्होंने लिंक किया था जो कॉन्टिन्यूस अपलिफ्ट रेट है विद स्लोप इवोल्यूशन, पैरेलल स्लोप रिट्रीट एंड ग्रेडेड रिवर्स। इनका मानना था जो अपलिफ्टमेंट है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, उसके साथ साथ पैरेलली ही स्लोप रिट्रीट होता है और ग्रेडेड रिवर वाला फॉर्मेशन भी चलता रहता है। इनका कहना था कि कोई भी प्रोसेस रुकता नहीं है। डेविस का मानना था कि कोई भी जियोमॉर्फिक साइकिल कैसे वर्क करता है कि कोई भी प्रोसेस है वो पहले एक पीक तक पहुंचता है, उसके बाद वो डिग्रेड होना शुरू होता है। इसको अपोज करते हुए वेल्थर बैंक ने बोला था कि जब कोई प्रोसेस ऊपर उठ रहा होता है, या ये मेरी वैसे आपको समझाने के लिए लैंग्वेज है, कि जब अपलिफ्टमेंट होती रहती है तो उसके साथ साथ इरोजनल का प्रोसेस भी चलता रहता है, इरोजनल प्रोसेसेस चलते रहते हैं। लेकिन जब अपलिफ्टमेंट का फोर्स ज़्यादा होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, इरोजन का रेट अगर कम है तो वो उस स्पीड से उसको इरोड नहीं कर पाते, जिस वजह से किसी एरिया की हाइट बढ़ जाती है ओवर द टाइम। लेकिन इरोजनल और अपलिफ्टमेंट, और या हम बोले डिपोजिशनल और इरोजनल, दोनों फोर्सेस पैरेलली वर्क करते हैं। अब उन दोनों फोर्सेस में से जिसका ज़्यादा इफेक्ट होगा वो एक जगह पे ज़्यादा उसमें या ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ दिखाई देता है। ओके, एलसी किंग को देख लेते हैं। एलसी किंग ने एक्सटेंड किया था जो डब्ल्यू एम डेविस का आइडिया था। इन्होंने उसको कॉन्टिनेंटल प्लेनेशन एंड पेडिप्लेनेशन इन अफ्रीका, इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेडिप्लेनेशन वाला एरिया। पेडिप्लेनेशन में क्या होता है, जो भी मतलब हाई पीक्स होती है ना, या कोई भी लैंडफॉर्म्स बने हुए तो वो सब इरोड हो जाते हैं और एरिया एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें कहीं कहीं आपको ऐसे इंजलबर्ग्स बने दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी एक मैदान में एक अकेली खड़ी हुई रोक का टुकड़ा, प्लेन एरिया, कहीं एक ऐसे रोक का टुकड़ा खड़ा हुआ है, कहीं ऐसे खड़ा हुआ, बाकी उसके चारों तरफ सब इरोजन हो चुका है। ये इनका पेडिप्लेनेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, जो प्रोसेस है, प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट चार्ल्स कम हैक, दे रिफाइंड द क्वांटिटेटिव अप्रोचेस टू इरोजन रेट्स एंड ड्रेनेज इवोल्यूशन। ये जो तीनों है, इनका जो काम था वो क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को लेकर था। मतलब इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस किया था, डेटा वगैरह में इनका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब ये जो है डेनुडेशन क्रोनोलॉजी, ये कैसे सीक्वेंसेस को ट्रेस करता है वो देख लेते हैं एक बार। इरोजनल एंड प्लेनेशन सर्फेसेस, अब इनके जो एक इरोजन के बाद जो प्लेन एरिया कन्वर्ट होता है, इरोजन के बाद कोई भी एरिया जब प्लेन एरिया में कन्वर्ट होता है तो अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग नाम दिए हैं। उनमें से कुछ हैं पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, एच प्लेन्स, ये नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। दे मार्क फॉर्मर बेस लेवल्स एंड फेजेस ऑफ टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, मतलब अब वो स्टेबिलिटी वहाँ आ गई है और ये मार्क करते हैं उस जगह की टेक्टोनिक स्टेबिलिटी को। जो स्लोप फॉर्म्स एंड ब्रेक ऑफ स्लोप लाइन्स हैं, सिग्नल रेजुविनेशन एंड रिन्यूड इंसिशन फॉलोइंग अपलिफ्ट और बेस लेवल फॉल। ये वाली जो लाइन इसमें ड्रॉ होती है स्लोप्स में, उससे हमें पता लगता है कि किस लेवल पे आके किसी भी स्लोप में रिजुविनेशन हुआ है या दोबारा से उसमें इंसिजन हुआ है। अगर एक प्रोसेस अगर वर्किंग में था, बीच में अगर उसमें अपलिफ्टमेंट हुआ है या उसका बेस लेवल फॉल हो गया है, तो इन लाइनों से हम स्टडी करते हैं कि किस लेवल पे आने के बाद कौन सा प्रोसेस उस जगह पे वर्क किया है। ब्रेक ऑफ स्लोप लाइन्स के बाद अब हम इसमें देखते हैं रिवर टेरेसेस, नेक पॉइंट्स एंड ड्रेनेज रीअरेंजमेंट। इसका मतलब होता है जो रिवर टेरेसेस फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये दो पहाड़ वाला एरिया लगा लीजिए आप, ये वैली एरिया है, ठीक है। यहाँ से कोई नदी का ये अभी चैनल है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस साइड और कुछ इस साइड एक ना टेरेस टाइप फॉर्मिंग होती है, मतलब स्टेयर्स टाइप फॉर्मिंग होती है, जिससे ये पता चलता है कि पास्ट में नदी इस लेवल से बह रही थी, इट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम दिस लेवल, लेकिन आज के टाइम में उसने वर्टिकल इरोजन इतना किया है कि अपने चैनल को और भी ज़्यादा डीप कर दिया और अब उसका लेवल यहाँ की बजाय यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो जब हम इन एरियाज़ की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है हाउ ओवर द टाइम द जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ दैट प्लेस हैज़ बीन चेंज्ड। सो इन्हें हम बोलते हैं रिवर टेरेसेस। निक पॉइंट्स जो होते हैं रिवर के, जो मतलब ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जब किसी वैली एरिया से नदी हाइट से नीचे की तरफ आती है तो जब एक ब्रेकेज होता है उसकी फ्लो में वर्टिकल डायरेक्शन में, दे आर कॉल्ड निक पॉइंट्स। ओके,
सिमिलरली ड्रेनेज रीअरेंजमेंट होता है। अब वेदरिंग प्रोफाइल या फिर लेटराइटिक मेंटल्स को भी हम इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं एजेस को स्टडी करने के लिए। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट पीरियड्स ऑफ इंटेंस जनरेशन अंडर specific climates. Okay, using relative and absolute dating like stratigraphic relations, radiometric dating, ये काफ़ी जाना माना फॉर्म है जियोलॉजी में रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इससे हम अमाउंट ऑफ कार्बन स्टडी करते हैं, जिससे हम एज का पता लगाते हैं। कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइड्स, थर्मोक्रोनोलॉजी, ये हीट से रिलेटेड होता है। टू एस्टैब्लिश टेम्पोरल सीक्वेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं जनरेशन क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, जिनमें वेस्टर्न घाट है, एप्लेशियन माउंटेन्स हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो लेटराइट्स एंड सुपरजिन मैंगनीज और वहाँ पाई जाती हैं, जो कि शो करते हैं 3 मेजर वेदरिंग पीरियड। जब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं वेस्टर्न घाट्स की, जिनमें से 53 टू 44 मिलियन ईयर्स एगो है, 39 टू 22 वाला पीरियड, एक 14 टू 10 मिलियन ईयर्स एगो वाला पीरियड है, विच इंडिकेट्स द सक्सेसिव पैलियो लैंडस्केप्स। पैलियो का मतलब होता है काफ़ी पुराना। पैलियो लैंडस्केप्स फॉर्म्ड अंडर स्लो डेनुडेशन अप्रोक्स 8 मीटर पर मिलियन ईयर्स। अब करंट इरोजन जो हो रहा है उसका रेट है पॉइंट अप्रोक्स 0.2 mm पर ईयर। मानसून्स ड्राइव डीप वैली इंसिजन एंड एस्कार्पमेंट रिट्रीट। हम मानसून की वजह से वहाँ पे डीप वैली इंसिजन हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर बारिश होएगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जिसकी वजह से मिट्टी भी काफ़ी गीली रहेगी, जिससे पानी का काफ़ी सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा मिट्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ फिर छोड़ने लग जाती है। एप्लेशियन माउंटेन्स में थर्मोक्रोनोलॉजी का यूज़ किया गया है, which shows the long-term erosion over 300 million years ago, transformed an ancient Oregon into subdued, low-relief terrain with broad valleys and rounded hill. अब एक चीज़ आप याद कर लीजिए, कहीं भी पूछी जा सकती है, जब भी किसी टेरेन में अगर वैलीज का डिस्टेंस है वो ब्रॉड हो गया है, इसका मतलब वो काफ़ी पुराना एरिया है। राउंडेड हिल्स का मतलब ये होता है उनकी पीक अब शार्प नहीं है, यानी इरोजन का प्रोसेस इतना ज़्यादा जा चुका है कि उनकी एज काफ़ी पुरानी है। ब्रॉड वैलीज का मतलब जो यहाँ पे डिपोजिशन है इस एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब वो काफ़ी पुराना एरिया है। उसको हम जियोलॉजिकली यंग कंसिडर नहीं करते, जियोलॉजिकली हम उसको काफ़ी ओल्ड कंसिडर करते हैं। सेम चीज़ हमारे यहाँ अरावली हिल्स में भी पाई जाती है। कभी समय था जब उनकी हाइट आज के हिमालय से भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन अब उनकी जियोलॉजिकल एज काफ़ी पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से उनकी हाइट काफ़ी कम हो गई है। उनका हाईएस्ट पॉइंट गुर शिखर पॉइंट है माउंट आबू में। आप उसकी हाइट मुझे कमेंट करके बताएंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एक ये चीज़ देख लेते हैं। कोलोराडो प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू एंड ब्रिटिश लैंडस्केप्स। कोलोराडो में क्या है, लॉन्ग टर्म अपलिफ्ट मैच कर रहा है वहाँ के फ्लूवियल इंसिजन से, विच फॉर्म्स मेसाज। अब ये ना कुछ लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, मेसाज, बुटेज एंड कैनाल्स, जो कि ऐसे वैली एरिया में ही मिलते हैं। ये मतलब ऐसे छोटे छोटे ना, जैसे कि कुछ अपलिफ्टमेंट मिलते हैं, मतलब एक प्लेन एरिया है वहाँ कुछ ऐसा छोटा सा अपलिफ्टमेंट है जिसका फ्लैट अपवर्ड साइड होगा, ठीक है, तो उनको मेसाज बोलते हैं। कैनान्स है, जैसे कि ये कोई नदी है ऐसे बह रही है और यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं, तो इसकी साइड वाला जो एरिया होता है वो काफ़ी स्टीप होता है और काफ़ी नैरो होता है, उनको कैनान्स बोलते हैं। काफ़ी फेमस है ग्रैंड कैनान। Terraces and stratigraphic records reveal sequential stages of valley deepening and lateral planition over 70 million years. ये लैंडस्केप के जो नाम है ना, ये आप बिल्कुल याद कर लेना, इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आंसर्स में। तिब्बतन प्लेटू, GNSS shows upliftment of approx 5 mm पर। अब GNSS क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू नेविगेशनल सैटेलाइट। इनमें जो ग्लेशियल एंड फ्लूवियल इरोजन है ये कंपेंसेट कर रहा है अपलिफ्ट एंड स्लप्ड हाई रिलीफ को। इट लिंक्स अपलिफ्ट फेजेस विद ग्लेशिएशन, रिवर इंसिजन एंड बेसिन फॉर्मेशन ओवर टेंस टू मिलियन ऑफ ईयर्स। ब्रिटिश लैंडस्केप्स को देख लेते हैं, इसमें रीअप्रेजल्स है लाइक साउथ डर्बिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, आप इसको याद करें, अपने आंसर्स में लिखें, बहुत हेल्प होगी। इंटेलेक्चुअल लगेंगे अगर आप ये वाला एग्जाम्पल अपने ज्योग्राफी के आंसर्स में लिखेंगे, ठीक है। Reappraisals refine sequences of well incision, planation and surface lowering using new field and borehole evidence. इस एग्जाम्पल को आप याद कर लेना। इनके कुछ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है वो देख लेते हैं, जैसे कि लैंडस्केप्स आर पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलिम्सिट इम्प्रिंट्स ऑफ मल्टीपल इरोजन साइकिल्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी लैंडस्केप होता है वो एक सिंगल जियोमॉर्फिक साइकिल से होकर नहीं बनता है, वहाँ पे कई बार जियोमॉर्फिक साइकिल्स वर्क करते हैं, तब जाके एक लैंडस्केप आज की फॉर्म में पाया जाता है। All planation surfaces survive as summit accords
above younger dissected valleys. Rejuvenated rivers cut new terraces into older valley floors, revealing two or three distinct stages. सीक्वेंस इनका होता है, इनिशियली अपलिफ्टमेंट होता है, फिर वो यूथ वाली स्टेज में होते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी, दैन प्लेनेशन, उसके बाद फिर से रिन्यूड अपलिफ्ट एंड डाइसेक्शन। और ये प्रोसेस या ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, एक जगह इरोजन होगा, दूसरी जगह डिपोजिशन होगा। यंग डाइसेक्टेड सरफेसेस, ओल्ड सरफेसेस, एंशियंट बेसमेंट सरफेसेस, ऐसे ही अर्थ के ऊपर ऐसे लेयर्स फॉर्मेशन हो जाती हैं अलग अलग समय की, जिन्हें बाद में बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं, उन लेयर्स को स्टडी करते हैं और अर्थ की एज के बारे में या हिस्ट्री के बारे में इनका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें ड्यूरेशन क्रोनोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए या क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कोई सिग्निफिकेंस भी तो होगा। अब वो सिग्निफिकेंस क्या है, ये आंसर्स में लिखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक्सप्लेन करते हैं किसी भी रीजन के कॉन्ट्रास्ट को। इन रिलीफ वाई सम एरियाज आर रग्ड एंड यूथफुल, अदर्स आर बोन एंड लो रिलीफ। इनको स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी जो जगह है वो मीन सी लेवल से इतने हाई हाइट पे क्यों है या मीन सी लेवल से इतने लो लेवल पे क्यों है। इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही हमें उस चीज़ के बारे में पता चलता है। इट हेल्प्स इन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हजार्ड असेसमेंट, स्लोप स्टेबिलिटी, रिवर बिहेवियर एंड सेडिमेंट सप्लाई। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर है। अगर हमें किसी भी जगह की जियोलॉजी का पता है तो हमें ये पता होगा कि उस एरिया में किस साइड स्लोप है, स्लोप ग्रेडियंट किस साइड ज़्यादा है, किस तरफ कम है, कौन से एरिया में जाके हाइट बढ़ रही है, कहाँ जाके स्लोप क्रिएट हो रहा है, जिससे हम रिवर चैनल्स को, अगर कहीं वाटर डेफिशिएंट एरिया है तो रिवर चैनल्स को डाइवर्ट करने के लिए, उस जगह की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंजीनियरिंग को यूज़ करें और वहाँ के वाटर डेफिशिएंसी को ख़त्म करने में हेल्प कर सकता है। अब दे आर एसेंशियल फॉर जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग। अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मैपिंग के लिए, लैंडस्केप का इवोल्यूशन कैसे होता है उसके मॉडल को स्टडी करने के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल प्लानिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। इट इंटीग्रेट्स क्लासिक जियोमॉर्फिक मॉडल्स विद मॉडर्न एम्पेरिकल केस स्टडीज़। ठीक है, आज के टाइम की केस स्टडीज से हम जियोमॉर्फिक मॉडल्स को रिलेट कर सकते हैं। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि जो की इरोजनल सरफेसेज हैं मे बी डिस्ट्रॉयड, बोरिड और ऑब्सकर्ड। ऐसा हो सकता है कि जो मेन इरोजनल सरफेस था आज के समय में वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर वो डिपोजिशन के अंडर बरी हो चुका है। हमें रियल सरफेस को का पता ही नहीं है, हमें वहाँ की रियल सतह या लेयर आज तक हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं, वो इतने डीप डाउन बरी हो रखी है। हमारे डेक्कन प्लेटूज में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, क्योंकि जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन इतना ज़्यादा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ ब्लैक सॉइल भी मिलती है, तो जो यहाँ का ओरिजिनल सरफेस है वो डीप डाउन बरी हो रखा है। वी डोंट नो, कहीं कहीं वो दिखाई दे रहा है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन कम्प्लीटली वो विजिबल नहीं है। सडन टेक्टोनिक इवेंट अगर हो जाए तो वो किसी भी लैंडस्केप को रीसेट कर सकते हैं और सीक्वेंसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अब किसी सीक्वेंस में लेयर अगर किसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बन रही है तो वहाँ पे अगर सडनली कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हो जाए, लाइक कोई प्लेट की बाउंड्री वहाँ पे फॉर्म हो रही है और वहाँ पे प्लेट कन्वर्जेंस हो जाए या फिर डाइवर्जेंस हो जाए, यू नेवर नो ना, तो उससे वो जो स्ट्रेटा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे कि जो सिक्वेंशियल स्टडीज़ हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ये भी इसकी लिमिटेशन में काउंट होता है। अब इसका इनकम्प्लीट डेटा होता है एंड डेटिंग अनसर्टेनिटीज़ होती हैं विच लिमिट द प्रिसीजन, मतलब हम इसको प्रिसीजन के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड विद टेक्टोनिक, क्लाइमेटिक एंड सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडीज़, मतलब हम इसको सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजिकल वे में स्टडी नहीं कर सकते, इन स्टडीज़ को हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टेक्टोनिक स्टडीज से, वहाँ के क्लाइमेटिक डेटा से एंड वहाँ की सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडीज़ को इंटर रिलेट करके इसे स्टडी करना पड़ेगा। But despite limitation, it remains central to understanding how landscapes develop sequentially through time. We know that. So that's it from my side. Thank you so much for watching my videos. We will be covering complete geo optional for free on this channel. आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए for my motivation. Thank you. Have a good day.